हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के 1 सितंबर की पहली शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे 25 के 25 हम लोग करने वाले हैं। और आप लोग जान ही रहे हैं कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसको देखिएगा। और आज से हम लोग 2023 के पहले शिफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग डेली एक एक वीडियो करके 2019 तक के जितने भी पेपर हुए हैं जीके जीएस के, जितने शिफ्टों में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को करेंगे। आप लोग एक अच्छी कॉपी बना लीजिएगा और एक तरफ से आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, और जब आप लोगों का पेपर होगा तब आप लोग इसे रिवाइज कर जाइएगा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले एक वीडियो डाला था और आप लोगों ने उसे देखा होगा। उसमें हम लोगों ने 1 सितंबर के सभी शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज से हम लोग पहली शिफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और 2019 तक के क्वेश्चन को हम लोग डेली कर एक एक वीडियो कर पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग तुरंत अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन 1 सितंबर के पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि भीतरगांव ईंटों का मंदिर किस राज्य में स्थित है। भीतरगांव ईंटों का मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेकिन आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस शहर में स्थित है, तो कानपुर। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो भीतरगांव ईंटों का मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है, किस शहर में है, तो कानपुर में। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। तो देखिए, जो डेबिट कार्ड होता है उससे सीधे बैंकों से पैसे निकाले जा सकते हैं। डेबिट कार्ड से क्या किया जाता है, बैंकों से पैसे निकाले जा सकते हैं, पैसा निकाला जाता है। जबकि क्रेडिट कार्ड से निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि डेबिट कार्ड से बैंकों से पैसे निकाले जाते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से डेब्ट यानी कि ऋण लिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बंगाल में। अब देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन मिशन से पूछ लिया गया, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, कहाँ से शुरुआत हुई, या सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसे भी आप लोग सुन लीजिए और याद भी कर लीजिए या नोट कर लीजिए कहीं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, और इन्होंने इसकी शुरुआत मुंबई में 1875 ईस्वी में की। दूसरा, प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज की शुरुआत किसने की थी। आप लोग जानते होंगे कि प्रार्थना समाज, यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए नोट भी किया है, आप लोग देख लिए। प्रार्थना समाज की शुरुआत आत्माराम पांडुरंग ने की थी 31 मार्च 1867 ईस्वी में, और कहाँ से, मुंबई से। और ये भी ध्यान रखिए, सत्यशोधक समाज, तो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राव फूले जी ने की थी, कब से, 1873 ईस्वी से। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में की थी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, 1875 में मुंबई से शुरुआत हुई। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा राव फूले जी हैं और 1873 में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अब आप लोग देख सकते हैं, चौथा क्वेश्चन पूछा गया था पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, निम्न में से किन दो शहरों को जोड़ता है। तो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। किसको, सिलचर और पोरबंदर को। आप लोग ये सब क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए क्योंकि ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड है और ये सब हर साल पूछे ही जाते हैं, किसी न किसी सेट में मिल जाएगा। तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, निम्न में से किन दो शहरों को जोड़ता है, तो सिलचर और पोरबंदर को। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आया था कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है। कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में था पेनाल्टी कॉर्नर। पेनाल्टी कॉर्नर किससे संबंधित है, ये भी ध्यान रखिए, हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, हॉकी से। अब बात कर ले कि तैराकी से संबंधित शब्द कौन से हैं, तो बेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई। कौन कौन से हैं, बेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल और बटरफ्लाई। ये किससे संबंधित है, तैराकी से। जबकि पेनाल्टी कॉर्नर जो है वो किससे संबंधित है, हॉकी से। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है, निम्न में से संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मई 2023 तक। पेपर कब हुआ था, 2023 में। तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आया था सेम टू सेम, निम्न में से संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मई 2023 तक। तो पंडित जसराज
और पंडित भीमसेन जोशी को। किससे? पंडित जसराज और पंडित भीमसेन जोशी को। और आप लोग जानते होंगे कि पंडित जसराज जी का संबंध किस घराने से है? मेवात घराने से, ये भी ध्यान रखिए। तो निम्न में से संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? पंडित जसराज और पंडित भीमसेन जोशी जी को। आप लोग याद कर लीजिए। आया था क्वेश्चन, संविधान अनुसूचित जाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने नारी कौरवन और कुरुविक्रम समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है? तो तमिलनाडु की। नारी कौरवन और कुरुविक्रम समुदायों को तमिलनाडु की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, किसे? नारी कौरवन और कुरुविक्रम, इन्हें किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है? तमिलनाडु के। आया था यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। फ्रेंड्स, कर्नाटक के कुछ फोक डांस हैं जो आप लोगों को बिल्कुल रट लेने चाहिए, क्योंकि इसके क्लासिकल डांस नहीं है। साथ ही राज्य के क्लासिकल डांस है, वो भी हम लोग जब आएगा पर हम लोगों के पेपर में तो हम लोग देखेंगे, जब सॉल्व करेंगे। तो आया था यक्षगान। देखिए, यक्षगान कर्नाटक का है और कर्नाटक के आप लोगों को ध्यान रखना है। कर्नाटक के कौन कौन से हैं? कर्नाटक के आप लोग ध्यान रखिए, करगा है, पढ़ेन है, सुग्गिन है, भूत आराधना है और छुट्टारी है। ये किस राज्य के हैं? कर्नाटक के हैं। तो यक्षगान उसमें से बहुत फेमस है, जो पूछ ही लिया जाता है किसी न किसी शिफ्ट में। तो यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक से हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक के। देखिए, आया तो क्वेश्चन, आर्टिकल अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? आर्टिकल 149 किससे संबंधित है? कैग से। कैग के कर्तव्यों। आर्टिकल 149 कैग के कर्तव्यों और शक्तियों से। कैग को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आप लोग जानते होंगे। कैग को कहते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। क्या कहते हैं? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो आर्टिकल 148 में कैग के पद का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 149 में उनके शक्तियों और उनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 149 कैग के कर्तव्यों और शक्तियों से, और आर्टिकल 148 उनके पद से वर्णन उनके किया गया है। आया था क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 के मैच आयोजित नहीं किए गए थे? निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच आयोजित नहीं किए गए थे? ये पूछा जा रहा है किस राज्य में इसका आयोजन नहीं हुआ था। गोवा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो गोवा, उड़ीसा और महाराष्ट्र में किए गए थे, गुजरात में नहीं किए गए थे। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो आप लोग उस समय का था। अब इस बार तो नया बनेगा कि जैसे पूछ लिया जाएगा कि ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित हो रहा है, तो पेरिस में हो रहा है। भारत की तरफ से मसाल वादक कौन है? अभिनव बिंद्रा जी हैं। तो आप लोग करंट अफेयर पढ़ते होंगे, तो वहाँ से आप लोग उसे सही कर लीजिएगा। ये करंट अफेयर से पूछा गया था। निम्न में से किस राज्य में, क्या क्वेश्चन आया था? निम्न में से किस राज्य में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच आयोजित नहीं किए गए थे? तो गुजरात। आप लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ? गुजरात। अगला क्वेश्चन आया था, नील नदी का पानी किस में गिरता है? नील नदी का पानी किस में गिरता है? तो भूमध्य सागर में गिरता है। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। पूछ लिया जाएगा नील नदी की लंबाई कितनी है? तो 6690 किलोमीटर है। 6690 किलोमीटर है और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो नील नदी का पानी किस में गिरता है? भूमध्य सागर में गिरता है। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है। आया था क्वेश्चन, सिख धर्म के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमाह के किस माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है? सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमाह के किस माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है? तो आप लोग जानते होंगे, कार्तिक। आंसर क्या था? कार्तिक। एक क्वेश्चन आया था, कार्तिक। गुरु नानक देव जी की जयंती सिख साहित्य के अनुसार कार्तिक माह में मनाई जाती है। आप लोग ध्यान रखिए। आया था क्वेश्चन, किस संस्थान की स्थापना एमजी रनाडे और जेवी जोशी द्वारा की गई थी? किस संस्थान की स्थापना एमजी रनाडे और जीवी जोशी द्वारा की गई थी? तो आंसर क्या होगा? पूर्व सार्वजनिक सभा।
एक क्वेश्चन आया था। तो किस संस्थान की स्थापना एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी जी ने की थी? पूर्व सार्वजनिक सभा। अब सभा से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग तो कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ध्यान रखिए। INC इसका मतलब क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. होम जी थे। और पूछ लिया जाए कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बिमल चंद्र बनर्जी जी थे। इसकी पहली बैठक यानी कि इसका पहला आयोजन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कब? 1885 में। इसके जो अध्यक्ष थे बिमल चंद्र बनर्जी जी थे। कौन थे? बिमल चंद्र बनर्जी जी थे। और उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। तो ये सब क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, बिल्कुल रट लीजिएगा। ये तो यही पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। संस्थापक एवं जी और पहले अध्यक्ष कौन थे? बिमल चंद्र बनर्जी जी। अब फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री से ही आप लोग ध्यान रखिएगा। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर जी ने कब की थी? 1904 में। और ऐसे ही है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? तो आप लोग जानते होंगे, भूपेंद्र दत्त और वरिंद्र घोष जी ने किया था। कब? 1907 में। और यह एक गुप्त सभा थी। क्या था यह? एक गुप्त सभा थी जो आज लोग जानते होंगे गरम दल को बढ़ावा देते थे। तो अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर ने 1904 में की थी। अनुशीलन समिति भूपेंद्र दत्त एवं वरिंद्र घोष ने 1907 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई, जिसके संस्थापक हुन थे और अध्यक्ष बिमल चंद्र बनर्जी जी थे और वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था, एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो पूर्व सार्वजनिक सभा। ये जितने भी सभा हैं, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज और ये अभिनव भारत अनुशीलन समिति, पूर्व सार्वजनिक सभा, फ्रेंड्स आप लोग कॉपी में एक जगह लिख लीजिए और ये देखिएगा कि आपके भी एग्जाम में पूछ ही लिया जाएगा। अब देखिए आया था क्वेश्चन, भू प्रॉपर्टी, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में मौजूद 7वीं सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पोटेशियम है। 7वीं सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पोटेशियम। और पहली सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो है एल्यूमिनियम। ठीक। और ये पूछ लिया जाए, जैसे अभी किसी शिफ्ट में पूछा गया था, हम लोग आगे करेंगे कि पृथ्वी की भूप्रवृत्ति में पाए जाने वाला दूसरा सबसे ज़्यादा खनिज कौन सा है? तो वो क्वार्ट्ज है। तो वो आगे हम लोगों में आएगा। तो 7वीं सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु पोटेशियम। पहली सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम। कौन सी है? एल्यूमिनियम। क्वेश्चन आया था साइंस से 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीकी से तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीकी से तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की? कैमिलो गोल्गी। आंसर क्या होगा? कैमिलो गोल्गी। तो ये साइंस का क्वेश्चन था, आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2022 में विराट कोहली ने T20 क्रिकेट इतिहास में पहली बार कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने? तो 1100। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो पूछा गया था। अक्टूबर 2022 में विराट कोहली ने T20 क्रिकेट इतिहास में पहली बार कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने? तो 1100। अब करंट अफेयर आप लोग पढ़ते होंगे, इस बार पूछा जा सकता है T20 वर्ल्ड कप किसने इस बार जीता है? तो भारत ने जीता है। तो ये सब क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो वहाँ से सही कर लीजिएगा। तो उस समय बना था, तो कितने रन विराट कोहली ने बनाए थे? तो 1100 रन। आया था, किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र को तिब्बतन क्षेत्र में सांगपो नदी कहा जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग। मैंने यहाँ नीचे लिखा भी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी बोला जाता है। और असम में इसे ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। और इसे असम की जीवनदायिनी
नदी भी कहा जाता है और असम की इसे शोक नदी भी कहा जाता है। असम में ये भारत विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसे माजुली नदी द्वीप कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2880 किलोमीटर है, कहीं कहीं पर 2900 किलोमीटर भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो ब्रह्मपुत्र नदी से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग ध्यान रखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, असम की शोक नदी, असम की जीवनदायिनी नदी तथा असम में ही ये सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसे माजुली नदी द्वीप कहा जाता है और असम में उसे ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। ये सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कमलेश्वर के किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कमलेश्वर के किस उपन्यास को, तो इनका उपन्यास है कितने पाकिस्तान जो इनका उपन्यास है, इसके लिए इन्हें 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और नोट में देखिए 2005 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला है। पद्म भूषण से भी ये सम्मानित हुए हैं। कब? 2005 में। और 2003 में कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब आया था मंदारिन भाषा। मंदारिन भारत के किस पड़ोसी राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो चीन की है। मंदारिन कहाँ की भाषा है? चीन की है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आया था, फिर पॉलिटी से आया था क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता। अब देखिए 44 बिल्कुल समान है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, समान 44 समान नागरिक संहिता। भारतीय अनुच्छेद का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से। अब देखिए क्वेश्चन डीपीएसपी से पूछा गया था और इस बार भी आप लोग फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी बिल्कुल रट कर जाएंगे। डीपीएसपी जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, उसका वर्णन भारतीय संविधान में आर्टिकल 36 से 51 और भाग 4 में वर्णन किया गया है। डीपीएसपी का उल्लंघन यदि होता है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। किस अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 37 में लिखा है। किसमें? और अनुच्छेद 37 का ही है एक 50 यानी कि कार्यपालिका न्यायपालिका में सेपरेट किसमें है? अनुच्छेद 50 में है। और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन डीपीएसपी से याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 44 है कि क्या है? समान नागरिक संहिता है। आर्टिकल 36 से 51 में डीपीएसपी का वर्णन और भाग 4 में डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 37 बिल्कुल आप लोग इसे रट लेंगे। आया था क्वेश्चन 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के किस गेट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया था? कहाँ फहराया था वो? इंडिया गेट पर। आप लोग ये बिल्कुल रट लेंगे, दोनों क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, ए लेटर टू माय डॉटर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये दोनों कृतियाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की उन्होंने जो रचना की थी वो जेल में, अहमदाबाद जेल में रहकर की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी और वहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यही कारण है कि संविधान हम लोगों का बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को, लेकिन उसे लागू किया गया था 26 जनवरी को। साथ ही साथ 1937 में फाइजपुर अधिवेशन पहली बार गांव में हुआ अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। तो इनसे इतना सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बार कहाँ फहराया था? इंडिया गेट पर 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के किस गेट पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो लाहौरी गेट पर। आ लेटर टू माय डॉटर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया रचना किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। ये सारे क्वेश्चन उनसे रिलेटेड हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जब अगली बार क्वेश्चन पूछा गया था तो इस बार भी पूछा जा सकता है। देश के भीतर किस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन, साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्य ह्रास को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। आया था रोशन कुमारी
स्टैटिक जीके क्वेश्चन आया था। रोशन कुमारी, सोना नारायण, माया राव, कुमुदनी, लखियार प्रख्यात कलाकार किसके हैं? कथक के हैं। कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है? उत्तर प्रदेश का। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, बिंदादीन महाराज, सुखदेव महाराज, ये सब कहाँ के हैं कलाकार? किसके कलाकार हैं? तो कथक के हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का है। आप लोग ध्यान रखिएगा। रोशन कुमारी, सोना नारायण, माया राव, कुमुदनी, लाख्यार प्रख्यात कलाकार किसकी हैं? कथक की। ध्यान रखिएगा। आया था क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आयुष्मान खुराना जी हैं, लेकिन इस पर मदद ताहिरा कश्यप जी ने की थी। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा किसकी ये पुस्तक है? तो क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड आयुष्मान खुराना की है। साथ ही साथ आप लोग एक और ध्यान रखिएगा, प्लेइंग इन माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर जी की। ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? आयुष्मान खुराना जी हैं, मदद ताहिरा कश्यप जी ने की थी। आया था रानी मछैया किस लोक नृत्य, किस फोक डांस की एक लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो उम्मत आर्ट। ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। रानी मछैया किस लोक नृत्य की एक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? उम्मत आर्ट। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 2023 के 1 सितंबर के पहले शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। बिल्कुल आप लोग एक बार 2 बार इसे देखकर काफ़ी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और 2019 तक के सभी शिफ्टों के हम लोग क्वेश्चन ऐसे डेली एक एक कर पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, उसे ही रिवाइज करिएगा, उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आप लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।